हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 2 सॉल्यूशन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन हम देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका हम देखेंगे एंड इसके थ्रू हम किसी सोल्यूट का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करें उसकी डेरिवेशन, उसके लिए फॉर्मूला भी हम डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं आपकी एग्जाम्स में डेफिनेटली, है ना। सॉल्यूशन चैप्टर में से न्यूमेरिकल 110% आते हैं। ठीक है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से एक न एक न्यूमेरिकल्स आते ही है आपकी एग्जाम्स में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कंसंट्रेशन अगर आपकी यहाँ व्हाइट बोर्ड पर है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको लिख कर दे सकता हूँ कि ये वीडियो, ये टॉपिक आज आपको 110% क्लियर होगा। इसके बाद किसी और का वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। बस कंसंट्रेशन यहाँ व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, चलिए अब एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि इसके पहले वाले जो वीडियो है ना, स्पेशली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला जो वीडियो है वो आप जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, क्योंकि अगर वो वीडियो आपको अच्छे से क्लियर है तो ये वीडियो बहुत ही आसानी से आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो जैसे कि हमने बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को देखा था, समझा था, उसी तरह से यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने से पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन में क्या लिखा है? फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स बिकम इक्वल। ठीक है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन में क्या था कि कोई भी लिक्विड है वो बॉइल कब होता है? जब उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है और वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर है, जब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, है ना, बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना। जैसे कि हमने 1 atm की जो लाइन खींची थी, ड्रॉ की थी ग्राफ में, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो तो 1 atm तक जैसे ही पहुंचा कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, सॉलिड सॉल्वेंट के लिए या फ्रोजन सॉल्वेंट के लिए। तो उस लाइन के ऊपर जैसे ही टच होगा लिक्विड फेज और जो सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर है वो, तो वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा उस सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, चलिए तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या है फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए। ठीक है, और ये कब होगा? जब इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो आई होप डेफिनेशन क्लियर है। अब एक बात यहां पर ये जो लिखी है ब्लू लाइन से, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये प्रीवियस वीडियोस में भी था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी था। ठीक है, चलिए क्या लिखा है? व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेसर देन प्योर सॉल्वेंट। ये बात हमें पहले से ही पता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी ये बात हमने क्लियर की थी कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जब किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सपोज कीजिए कि हमने शुगर ऐड कर दी है ना, तो प्योर वाटर या सॉल्वेंट के अंदर हमने अगर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है उसका वेपर प्रेशर लो रहेगा, लेस रहेगा, किसके कंपैरिजन में? प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। क्यों ऐसा क्यों है? रीजन क्या है इसका? तो हमारे पास देखिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट भरा हुआ है। ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट कोई भी है, तो ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट करने पर जल्दी से वेपर बना लेंगे, भाप बना लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वेपर बना यानी कि वेपर प्रेशर अप्लाई हो गया। अब इसके ऊपर कोई सोल्यूट जो है उसके पार्टिकल भी अगर आ जाए
तो इसकी सरफेस कम हो जाएगी, सरफेस कम हो जाएगी। और देखिए ये एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो ये तो एक तो खुद वेपर नहीं बनाएगा और सॉल्वेंट को भी वेपर बनाने से रोकेगा, है ना। होता है ना, आपकी क्लास में भी होता है कि हम भी नहीं पढ़ने देंगे, बच्चे ऐसे होते हैं कि हम भी नहीं पढ़ेंगे और तुम्हें भी नहीं पढ़ने देंगे। ठीक है, तो ये खुद भी वेपर नहीं बनाएगा और ये सॉल्वेंट को भी वेपर बनाने से रोकेगा। तो इसीलिए जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो लो रहता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लियर किया था इस बात को। ठीक है, चलिए, तो ये बात आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए हम यहाँ पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसकी थोड़ी सी हेल्प लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस ग्राफ के थ्रू आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। ठीक है, देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। डिप्रेशन यानी क्या? लो होना, डिप्रेस होना, कम होना। ठीक है, किस में कमी होना? फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होना। अब फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन तो आपको पता है। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है, कम हो जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या था? एलिवेशन का मतलब बढ़ना, है ना। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जब बढ़ जाता है तो उसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है यहाँ पर, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर कर्व्स, है ना। ये वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच हमने कर्व्स खींचे हैं, प्लॉट किए हैं, है ना, ग्राफ प्लॉट किया है। तो इसके थ्रू हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हैं। चलिए, पॉइंट वाइज कर दिया है ताकि इजी हो जाए आपके लिए याद करना। लिखा है फर्स्ट पॉइंट, कर्व ए बी रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। ग्राफ बहुत बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कर्व बोल रहा हूं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करना है। यहां पर कह रहा है फर्स्ट पॉइंट कि कर्व ए बी, ए और बी को देखिए, कर्व ए बी किसके वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिखा है यहां पर क्लियरली सॉल्वेंट। तो कर्व ए बी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली बात। एंड कर्व बी सी रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और फ्रोजन सॉल्वेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब कर्व बीसी को देखिए, कर्व बीसी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रोजन सॉल्वेंट को या फिर सॉलिड सॉल्वेंट को? सॉलिड सॉल्वेंट या फिर फ्रोजन सॉल्वेंट, दोनों एक ही बात है। कहीं कहीं बुक में आपको फ्रोजन सॉल्वेंट भी लिखा हुआ मिलेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक ही है। तो ये जैसे कि हमने ATM 1 ATM की लाइन ऊपर ड्रॉ की थी, उसी तरह से ये लाइन हमने ड्रॉ की है। यहां पर कोई भी वेपर प्रेशर टच हो जाएगा सॉलिड का, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये लिमिटेशन है, मतलब कि यहां पर अगर क्रॉस हुई या टच हुई, है ना, वेपर प्रेशर, तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जिस तरह से हमने 1 ATM की लाइन ड्रॉ की थी, उसी तरह से सॉलिड सॉल्वेंट की लाइन हमने ड्रॉ की है। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा था? कर्व ए बी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को। कर्व बी सी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? पॉइंट बी रिप्रेजेंट्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब पॉइंट बी को देखिए ध्यान से, पॉइंट बी क्या है? पॉइंट बी क्या है? सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। कैसे? देखिए, ये जो ए है ना, कोई भी लिक्विड लिया हमने, सॉल्वेंट लिया, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे लो करते गए, है ना, ये टेम्परेचर कम हो रहा है, तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है। तो एक पॉइंट बी एक ऐसा आया जहां पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो गए, और ये फ्रीजिंग पॉइंट हमें मिल गया सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट लिखा है। पॉइंट बी रिप्रेजेंट्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इट कोरेस्पॉन्ड्स टू TF नोट। और यहां पर नीचे आइए, ये क्या डिनोट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है TF नोट को, है ना। प्योर स्टेट की बात आ जाए, यानी कि नोट हमें लगाना ही है। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? TF नोट। पॉइंट बी पर जाकर के सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है, तो इसीलिए सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा TF नोट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड, कर्व DE रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट डिफरेंट टेम्परेचर। कर्व DE को देखिए, अब कर्व DE, है ना, कर्व DE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कर्व हमने कैसे बनाए थे, ए यहां पर लिखा था, बी यहां पर लिखा था, है ना। इस तरह से हमने कर्व बनाए थे ताकि एलिवेशन हो रहा था, ऊपर जा रहा था ग्राफ, बट यहां पर ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, डिप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसीलिए कर्व ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे आ रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो DE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, पहली बात। दूसरी बात क्या है? पॉइंट E रिप्रेजेंट्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। पॉइंट E क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर कम किया, पॉइंट E पर जाकर के जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो गए, और ये E पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है? TF को, यानी कि ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। आगे यही लिखा है, इट कोरेस्पॉन्ड्स टू TF, और TF क्या है? सॉल्यूशन का वेपर, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहां से हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं, डेल्टा TF। हाँ सॉरी, यहां पर लिखा नहीं है, हाँ देखिए, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसे ही हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, और इसे डेल्टा TF से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TB से। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर जो डेल्टा TF है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF नोट माइनस TF, है ना। TF नोट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर ज्यादा कौन है? ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन है? TF नोट है। तो यहां पर डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF नोट माइनस TF हो जाएगा, है ना। डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नोट। यहां पर बड़ी वैल्यू क्या थी? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और उसमें से हमने माइनस किया था सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, बट यहां पर बड़ी वैल्यू है TF नोट, यानी कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यहां पर डेल्टा TF क्या है? लिखा है वेयर डेल्टा TF इज इक्वल्स टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप चाहे तो तीनों लिख सकते हैं, TF नोट भी लिख सकते हैं, क्या है? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए गाइज, अब हम देख लेते हैं कि किसी सोल्यूट का मोलर मास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के थ्रू कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ऐसा पाया गया है, लिखा है इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट, है ना, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है, ऐसा देखा गया है कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M क्या है यहाँ पर? मोलेलिटी। ठीक है, तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, है ना। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा, KF। अब KF क्या है? लिखा है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, है ना। वहां पर क्या लगाया था हमने? कांस्टेंट KB लगाया था, जिसे इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते थे। यहां पर KF क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या KF की वैल्यू अगर यूनिट हम निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। तो KF की वैल्यू अगर निकाले तो KF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा TF अपॉन M, यानी कि मोलेलिटी। अब डेल्टा TF क्या है? यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज इन टेम्परेचर यानी कि केल्विन, और मोलेलिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी। ठीक है, मोल पर केजी। तो यहां से KF की वैल्यू क्या हो जाएगी? KF इज इक्वल्स टू केल्विन तो एज इट इज, किलोग्राम जब ऊपर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम, और मोल फिर ऊपर जाएगा मोल इनवर्स। ठीक है, या फिर केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये भी यूनिट हो सकती है, दोनों है। ठीक है, तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स किसकी यूनिट हो जाएगी? KF की, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M हो गया। आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 दे सकते हैं। अब फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मोलेलिटी की डेफिनेशन, हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये मोलेलिटी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि अगर आपने मोलेलिटी की डेफिनेशन देखी है तो उसमें सॉल्वेंट के अंदर हम किसी सोल्यूट को ऐड कर रहे थे, है ना, सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर भी तो ऐसा ही है, प्योर सॉल्वेंट हमने लिया था, उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया था, है ना, मोल्स में।
ठीक है, ग्राम्स में। तो डेफिनेशन इसीलिए हमने मोलेलिटी की ली है और फॉर्मूला भी हम मोलेलिटी का अप्लाई करने वाले हैं, और मोलेलिटी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी और साथ में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी। ठीक है, क्लियर है। तो मोलेलिटी की डेफिनेशन से मोलेलिटी का फॉर्मूला हमने लिखा m इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब इस फॉर्मूले को, m की वैल्यू को या फॉर्मूले को हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में m की वैल्यू हमने पुट की, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एज इट इज। m की जगह हमने डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए लिख दिया है। तो यहां से इस फॉर्मूले के थ्रू हम डेल्टा टी एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला काम में आने वाला है। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल में हम काम में लाएंगे, यूज में आएगा। वो लिखा है इफ द मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज एम बी, देन अगर किसी सोल्यूट का मोलर मास एम बी हो, देन क्या होगा, एम बी। देखिए डेल्टा टी एफ की जगह एम बी आ जाएगा, एम बी की जगह डेल्टा टी एफ आ जाएगा। तो एम बी इज इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, ऊपर तो एज इट इज है। अब एम बी की जगह क्या आ गया, डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था ये आपके लिए। इस वीडियो के थ्रू हम आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो रिवाइज कीजिए, फिर से देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।